यह आदमी एक पूरे मेटल के पिंजरे में जागता है। उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं हैं और उसे पता नहीं है कि वह कहाँ है। जब वह चारों तरफ देखता है तो उसे बहुत सारे ऐसे ही पिंजरे दिखाई देते हैं जिनमें बदकिस्मत लोग बंद हैं जो जल्द ही गुलाम बनने वाले हैं। लेकिन जीन को इस पूरे दृश्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब एक डाकू लड़की उन्हें खाना देने आती है तो वह आराम से खड़ा होता है और पिंजरे को आसानी से फाड़ देता है जैसे वह कुछ भी नहीं हो। जब लड़की देखती है कि उसने मेटल को कितनी आसानी से तोड़ दिया तो वह डर जाती है और सदमे में है। उसे डर है कि वह उसे मार डालेगा, लेकिन उसकी जगह हमारा लड़का उसे ठीक कर देता है और पता चलता है कि वह डाकुओं की मदद सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने उसके छोटे भाई को पकड़ रखा है और उसे उनके लिए काम करने पर मजबूर किया हुआ है। तो जीन फैसला करता है कि वह इन सारे कमीने लोगों से यहीं और अभी निपट लेगा। वह दरवाजे को कुचलता है और उसे पहले डाकू के साथ उड़ा देता है और वह इस बात की परवाह भी नहीं करता कि वह नंगा है। जीन उन्हें एक एक करके मारता है, पीछे सिर्फ पीटे हुए डाकुओं के ढेर छोड़ता जाता है। सदमे में पड़े डाकू उसके सामने कुछ नहीं कर पाते। वह उनके लिए बहुत तेज और बहुत ताकतवर है। आखिरकार वह उनके बॉस तक पहुंचता है और यह कमीना भले ही इस दुनिया में बहुत ताकतवर माना जाता हो, लड़ने की कोशिश भी नहीं करता। जब वह देखता है कि हमारा लड़का आखिरी डाकुओं से कैसे निपट रहा है तो वह बस भीख मांगता है और पूछता है कि वह क्या चाहता है। पैसे और गुलाम कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारा लड़का बाकी बचे डाकुओं को खत्म कर देता है और उसके करीब आ जाता है। यह डाकू बॉस समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है और क्यों वह अपनी स्पिरिट पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और यह नंगा आदमी इतना भारी ताकतवर क्यों है। जीन उसे ऐसे देखता है जैसे वह एक छोटा सा कीड़ा हो और यह कमीना समझ जाता है कि वह बुरी तरह फंस गया है। तो वह भागने लगता है और अपना आखिरी हथियार दिखाता है, एक पिंजरे में बंद एक मॉन्स्टर। और डाकू बॉस को पूरा यकीन है कि अब हमारा लड़का खत्म हो गया। लेकिन जब मॉन्स्टर आगे लपकता है तो जीन आसानी से उसका हमला रोक लेता है। अब यह कमीना सचमुच सदमे में है। उसने कभी किसी इंसान को मॉन्स्टर के सीधे हमले को नंगे हाथों से रोकते नहीं देखा। पता चलता है कि जीन का शरीर सुपर ह्यूमन है। और बस यही नहीं, इसके बाद वह अपनी दिव्य शक्ति निकालता है और एनर्जी बीम से मॉन्स्टर को पूरी तरह नष्ट कर देता है। और जब यह हो जाता है तो वह वापस उस कमीने की तरफ मुड़ता है ताकि उसे ठीक से पीटे उसके द्वारा उन सभी गरीब लोगों के साथ जो कुछ किया था। लेकिन जीन इतना ताकतवर क्यों है और उसे यह शक्ति कैसे मिली? तो सब कुछ शुरू हुआ था 10 करोड़ साल पहले। पृथ्वी पर एक भयानक आपदा आई जिसने पूरी दुनिया के पूरे मानव समुदाय को मिटा दिया। इस आपदा की जड़ तब पड़ी जब एक रहस्यमयी वायरस जानवरों में म्यूटेट होने लगा। उन्हें दूसरे संसार जैसे डरावने मॉन्स्टर में बदल रहा था जिन्हें बाद में करप्टर्स कहा गया। कुछ ही सालों में यह महामारी इतनी तेजी से फैली कि मानवता अपनी 99% आबादी खो बैठी। बचे हुए मानव समूहों ने पूरी कोशिश की कि मोर्चा संभाले रखें और लड़ें। दुर्भाग्य से जल्द ही यह साफ हो गया कि इन जानवरों के खिलाफ पारंपरिक युद्ध पूरी तरह बेकार था। हताशा में इंसान अपने ही लोगों पर प्रयोग करने लगे। सभी परीक्षणों में जीन शू ही एकमात्र सफल परीक्षण विषय था जिसमें असली नतीजे दिखे। उसके साथ ही वैज्ञानिकों ने नैनो मशीनों से बना एक काउंटर वायरस तैयार किया जो पृथ्वी के खराब हो चुके माहौल को वापस ठीक करने के लिए था। अपनी नई मिली अद्वितीय क्षमताओं से लैस जीन इस दुनिया का सुपर ह्यूमन रक्षक बन गया। हमेशा आखिरी बचे हुए मानव समूहों की रक्षा करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार सब व्यर्थ था। वे बहुत देर कर चुके थे और अंत में आखिरी बचे मानव भी मर गए। किसी को बचाने के लिए बचा ही नहीं था तो जीन का अस्तित्व बिना उद्देश्य के लगने लगा। जिस काम के लिए उसे बनाया गया था उसमें वह असफल हो गया, या कम से कम यही उसकी वैज्ञानिक दोस्त कागुरा का मानना था। जीन की सोच पूरी तरह अलग थी। उसके लिए आगे बढ़ने का अभी भी एक कारण था। भले ही वह मौजूदा आबादी को नहीं बचा पाया, उसे भरोसा था कि उसकी शक्तियां आने वाली पीढ़ियों को फायदा पहुंचा सकती हैं। नैनो मशीनें पहले से ही करप्टर्स के प्रभाव को माहौल से साफ कर रही थीं। उसे उम्मीद थी कि पृथ्वी आखिरकार वापस ठीक हो जाएगी और वह उस दिन का इंतजार करने को तैयार था। इसलिए कागुरा ने उसे एक हाइबरनेशन कैप्सूल में रख दिया जो उसे आने वाली सदियों तक जीवित रखने के लिए बना था। जबकि जीन स्टेसिस में शांति से सो रहा था, मॉन्स्टर पृथ्वी को तबाह करते रहे। लेकिन जैसे जैसे दशक सदियों में बदलते गए और सदियां हजारों सालों में घुलने लगीं, वैश्विक माहौल में बदलाव अंततः तेजी से बढ़ने लगा। वे असाधारण रूप से म्यूटेटेड जीव धीरे धीरे नष्ट होने लगे,
नए प्रजातियों को जगह बनाने लगे। विकास का यह चक्र 10 करोड़ साल तक चलता रहा और अंततः हमें उस दृश्य तक ले आया जहां 3 नए विकसित मानव जैसे जीव एक भयानक मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यह भाग्यहीन बचे हुए लोग एक प्राचीन खंडहर में ठोकर खाते हैं और तेजी से अंदर घुसकर छिपने की कोशिश करते हैं। वह बेरहम राक्षसी जानवर उनके पीछे पीछे उस इमारत में घुस आता है। कोने में फंसकर जहां भागने की कोई जगह नहीं बची, तीनों लोग अब उस जानवर के लिए स्वादिष्ट खाना बनने को तैयार हैं। आखिरी हताशा में उस ग्रुप की लड़की मदद के लिए चीख पड़ती है और गांव के रक्षक देवता से प्रार्थना करती है कि वह उन्हें बचा ले। चमत्कारिक रूप से उसकी पुकार सुनी जाती है, जिससे हमारे लड़के की नींद टूट जाती है, जो 10 करोड़ साल से ठीक उनके पीछे वाले कैप्सूल में सोया हुआ था। प्राचीन इंसान एक एनर्जी बीम छोड़ता है और राक्षस को वहीं पर मार गिराता है। तीनों हैरान लोग कुछ समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ। स्थिति और भी उलझ जाती है जब एक पूरी तरह नंगा आदमी अचानक कहीं से बाहर निकल आता है। इस नंगे चैड का सबसे पहला काम अपने कपड़े ढूंढना होता है, जो उसके दोस्त कागुरा द्वारा बनाए गए एक अटूट लॉक बॉक्स में अच्छी तरह से सुरक्षित रखे हुए थे। लैब के पुराने सिस्टम को चालू करने के बाद उसे पता चलता है कि वह मूल रूप से 10 करोड़ साल भविष्य में स्पीड रन कर आया है। हालांकि इतने लंबे समय में ज्यादातर डेटा खराब हो चुका था, फिर भी यह कमाल की बात थी कि मशीनें अभी भी काम कर रही थीं। लगता है कि कागुरा द्वारा बनाया गया नैनो मशीन वायरस ने ठीक वही काम किया जो करना था, करप्टर्स को नष्ट करके इस सुविधा को बचाए रखा। उसे अपने पुराने दोस्त द्वारा छोड़ा गया एक कम्युनिकेशन क्यूब भी मिलता है, हालांकि उसका कंटेंट अभी रहस्य ही है। फिर वह उन मानव जैसे स्थानीय लोगों की तरफ मुड़ता है, पूरी तरह भूलकर कि उसका निजी अंग हवा में लहरा रहा है। जब उसे एहसास होता है कि असल में बच्चे उसकी नंगी हालत में उसे घूर रहे हैं, तो वह जल्दी से कपड़े पहन लेता है और 10 करोड़ साल पुराना अपना तरोताजा लुक वापस पा लेता है। थोड़ी देर बाद वह तीनों के साथ सुविधा से बाहर निकलता है, लेकिन क्षितिज पर चमकती तेज धूप से तुरंत अंधा हो जाता है। सच कहें तो उसे ऐसी जीवंत दृश्य की उम्मीद नहीं थी। उसके सामने का नजारा बेहद शानदार है, जो उस पुराने विनाशकारी बंजर इलाके से बिल्कुल अलग है। बच्चे तुरंत अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं और जोर देकर कहते हैं कि उनका रक्षक देवता भी उनके साथ चले। हमारे लड़के की तरफ से वह इस बात में ज्यादा व्यस्त है कि वह किस तरह की प्रजाति से मिल रहा है। आखिरकार मानवता तो अब तक जीवाश्म ईंधन बन चुकी होनी चाहिए थी। ये जानवरों जैसे खास लक्षण वाले मानव जैसे जीव नैनो मशीनों के लगातार हस्तक्षेप और लाखों साल के विकास का नतीजा लगते हैं। इसके अलावा ये लोग ठीक उसी भाषा में बात कर रहे हैं जो करोड़ों साल पहले इंसान इस्तेमाल करते थे, जो साफ संकेत देता है कि वे उसी रूट से निकले हैं। वह खुद को जिन शाडू के रूप में मार्फी करता है और कहता है कि बस उसके पहले नाम जीन से पुकारें। बदले में बकरी के कान वाली लड़की खुद को हाकामा फील बताती है। कोआला जैसे दिखने वाला लड़का दानपो है और उसके बगल वाली कैट गर्ल शांडी है। हाकामा बाकी औपचारिक बातें बाद में करने का फैसला करती है और जीन को खींच कर ले चलती है, बताते हुए कि उसका गांव बस पास ही में है। वह बेहद बेताब है कि अपने नए रक्षक देवता को घर ले जाए ताकि वह मौजूदा आक्रमणकारियों से लड़ सके। दुख की बात यह है कि जब वे पहुंचते हैं तब तक गांव पर हमला हो चुका होता है और कई बस्तियां पूरी तरह आग की चपेट में हैं। शांडी इस भयानक दृश्य को देखकर पूरी तरह टूट जाती है और घबराहट में अपनी मां को ढूंढने के लिए आगे दौड़ पड़ती है। नुकसान का जायजा लेते हुए जीन एक पल रुककर उनकी बुरी स्थिति पर सोचता है। उसे तुरंत ध्यान आता है कि गांव की सुरक्षा कितनी कमजोर है। सीमा की दीवारें और घर दोनों साधारण लकड़ी से बने हैं। यह एकमात्र बात ही साफ बता देती है कि यह नई सभ्यता उस इंसानी युग से काफी पीछे है जिसे वह याद करता है। गांव के अंदर और गहराई में जाते हुए जीन एक औरत को देखता है जो एक अजीब राक्षस से लड़ रही है। एक नजर में ही साफ है कि वह मुश्किल से खुद को बचा पा रही है। जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि वह जिस जानवर से लड़ रही है
वह लाखों साल पहले के कैरेक्टर्स जैसा ही दिखता है। इसके अलावा बचे हुए कैरेक्टर्स ही अजीब बात नहीं है। छोटी हाकामा को कोई जादुई तकनीक पता है जिससे उसका शरीर चमकने लगता है। आखिरकार उसकी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। जीन आगे दौड़ता है और एक ही भयंकर किक से राक्षस को पूरी तरह बेहोश कर देता है। तेजी से आगे बढ़कर वह घायल बुजुर्ग औरत को गोद में उठा लेता है और खतरे के इलाके से बाहर निकल जाता है, जिससे छोटी हाकामा को फिनिशिंग ब्लो देने का मौका मिल जाता है। अपनी जादुई शक्ति को इस्तेमाल करते हुए वह एक छोटी सी आग की गोली छोड़ती है जो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है और राक्षस को हमेशा के लिए मार देती है। मृत राक्षस को देख दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और अपने हाथों को थोड़ा कष्ट देकर हाइप बटन भी दबा ही दो। मृत राक्षस को देखकर जीन अपनी थ्योरी की पुष्टि कर लेता है। यह वायुमंडलीय नैनो मशीनों ने वाकई इन राक्षसों की प्रसिद्ध हीलिंग क्षमता को पूरी तरह छीन लिया है। लेकिन जो बात वह समझ नहीं पा रहा है वह यह है कि एक स्थानीय लड़की उन नैनो मशीनों का इस्तेमाल कैसे कर पाई। उसका अनुमान है कि ये लोग वायुमंडल से सीधे नैनो मशीन पार्टिकल्स खींचकर उन्हें हमले वाले जादू में बदल लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वह खुद करता है। मुख्य समस्या यह है कि इतिहास में सिर्फ शुद्ध इंसान ही इस तकनीक को नियंत्रित कर पाते थे। वह सीधे उस औरत से जिसे उसने अभी बचाया है अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है और पूछता है कि क्या इस युग में हर कोई ऐसा जादू इस्तेमाल कर सकता है। वह औरत पूरी तरह नहीं समझ पाती कि वह क्या कह रहा है, लेकिन स्पष्ट करती है कि सिर्फ मुट्ठी भर चुने हुए लोग ही इस क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी संस्कृति में माना जाता है कि केवल दिव्य शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त लोगों को ही यह जादू इस्तेमाल करने का अधिकार है। उनके गांव में ऐसे ज्यादा से ज्यादा 4 लोग हैं। जीन को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वह समझ जाता है कि दिव्य शक्तियां बस उनकी प्राचीन और आकर्षक भाषा में नैनो मशीनों को नियंत्रित करने की बात है। हाकामा तेजी से उस बुजुर्ग औरत के पास दौड़ती है जो निकलकर उसकी दादी है और बाकी गांव वालों के बारे में चिंतित होकर पूछती है। पता चलता है कि वे पहले ही निकल चुके हैं। यह सुनकर तीनों पर राहत की लहर दौड़ जाती है। हालांकि दादी को यह बहुत चिंता है कि बच्चे सबके साथ निकलने की बजाय खतरनाक गांव में वापस क्यों आए। आखिरकार जिस राक्षस से उन्होंने अभी लड़ाई लड़ी थी वह तो सिर्फ लार्वा था, जबकि असली बड़ा वयस्क राक्षस अभी भी इलाके में आतंक मचा रहा है। अचानक तनाव के बीच एक समझदार आवाज आती है जो दादी को आश्वासन देती है कि उस विशाल आक्रमणकारी के बारे में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह नया व्यक्ति आत्मविश्वास से कहता है कि वह उसे अकेले ही मार सकता है। दादी इन चेहरे को देखकर हैरान रह जाती है और तुरंत उस आदमी से बाकी गांव वालों के बारे में पूछती है। नीले बालों वाला योद्धा बताता है कि बाकी सभी आम नागरिक सुरक्षित शेल्टर पहुंच चुके हैं। पता चलता है कि नीले बालों वाले के साथ आए बुजुर्ग व्यक्ति असल में हाकामा के पिता हैं। दोनों में भावुक मिलन होता है। स्वाभाविक रूप से वह पूछता है कि वह कहाँ चली गई थी। लड़की सच्चाई बताती है कि वह सीधे सील के दरवाजे तक गई थी, जिससे दादी को बहुत झटका लगता है। बुजुर्ग औरत बहुत गुस्सा हो जाती है कि हाकामा उस देवता छोड़े इलाके में घुस गई। स्थानीय किंवदंती के अनुसार उस दरवाजे के आगे वाला इलाका सिर्फ गांव के रक्षक देवता का है। छोटी हाकामा ने बताया कि वह राक्षसों के आक्रमण से बहुत डर गई थी, इसलिए वह देवता से मदद मांगने गई थी। और जैसा कि वह गर्व से इशारा करती है, उनके किंवदंती वाला असली देवता ठीक उसके बगल में खड़ा है। समझ में आता है कि दादी को इस पर पूरा यकीन नहीं है। वह साफ मना कर देती है कि इस अनजान युवक को उनका दिव्य रक्षक मानने से। इससे भी बुरी बात, उसके दिखने से वे मान लेते हैं कि वह किसी निम्न प्रजाति का है, इसलिए उसे इतना पवित्र पद देने का विचार बिल्कुल हास्यास्पद है। छोटी शांडी बीच में पड़कर अपने नीले बालों वाले भाई को समझाने की कोशिश करती है कि जीन असली है, लेकिन उसका अत्यधिक पक्षपाती भाई उसकी बातों को तुरंत खारिज कर देता है और खास तौर पर जीन के सामान्य इंसानी कानों की ओर इशारा करता है। उनकी समाज में जो व्यक्ति जानवरों जैसे अलग अलग लक्षण नहीं पाता उसे निम्न प्राणी माना जाता है।
इस आदमी को लगता है कि उसकी छोटी बहन बस बहुत भोली भाली गलतफहमी में है। फिर भी छोटी लड़की अपनी बात पर अड़ी रहती है और गर्व से बताती है कि इस आदमी ने उनके पीछे आने वाले आक्रमणकारी को आसानी से हरा दिया था। प्रभावित हुए बिना उसका भाई इसे हल्के में उड़ा देता है और घमंड से कहता है कि वह भी किसी आक्रमणकारी को उतनी ही आसानी से मार सकता है। अपना ध्यान हमारे हीरो की ओर मोड़ते हुए, जो इस बेकार की सारी बातों से पहले ही थक चुका दिख रहा है, नीले बालों वाला योद्धा घुसपैठिए को धमकी देता है कि वह गांव छोड़कर तुरंत चला जाए, क्योंकि उनके पास निम्न खून वाले व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। यह बकवास करने वाला जीन के पास से गुजरता हुआ अपना मुंह चलाता ही जाता है। वह इतना ज्यादा खुद से भरा हुआ है कि वह खुद ही उस आत्मघाती काम को ले लेता है कि विशाल आक्रमणकारी को अकेले मार डालेगा। वैसे इस घमंडी नीले बालों वाले का नाम सार्स है। दादी सार्स के इस लापरवाह और अचानक फैसले से साफ परेशान हो जाती है। फिर वह जीन की ओर मुड़ती है। हालांकि वह अभी भी यह नहीं जानना चाहती कि वह असल में कौन है। फिर भी वह मानती है कि उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा न करना बहुत अशिष्टता होगी। धन्यवाद कहने के बाद वह एक आखिरी एहसान मांगती है कि वह बच्चों को सुरक्षित शेल्टर तक छोड़ आए, जबकि वह खुद सार्स के पास जाती है ताकि वह अपनी घमंड की वजह से अपनी जान न गंवा दे। जैसा कि उम्मीद थी, हमारे लड़के ने साफ मना कर दिया। वे सीधे उसकी इज्जत पर सवाल उठा रहे थे और वह बिल्कुल भी चुपचाप खड़ा रहकर अपने ऊपर इस तरह पैर रखने नहीं वाला था। उसने फैसला कर लिया कि वह इन्हें अच्छे से समझा देगा कि वह कोई बेकार तमाशबीन नहीं है और न ही कोई निम्न प्रजाति का है। दृश्य पास के झील के पास शिफ्ट हो जाता है, जहां वह विकराल और विशाल राक्षस छिपा हुआ है। सार्स आखिरकार वहां पहुंच जाता है और बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ाई की मुद्रा में आ जाता है। अपना भाला और पूरा शरीर बिजली जैसी चमकती ऊर्जा से भरकर वह तेजी से राक्षस की तरफ दौड़ लगाता है। हमले का जवाब देने के लिए वह घिनौना जानवर अपने ही बच्चों यानी लार्वा को हथियार की तरह फेंकता है। लकीली ये अधबने और चिपचिपे लार्वा सार्स के बिजली वाले भाले के लिए आसान शिकार साबित होते हैं। रास्ता साफ होते ही सार्स मौके का फायदा उठाता है। हवा में ऊंची छलांग लगाकर राक्षस के चेहरे पर जोरदार वार करता है। राक्षस दर्द से जोर जोर से चीख उठता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इतना आसान नहीं होने वाला था। सार्स के लिए बहुत बड़ा झटका यह होता है कि राक्षस का गहरा घाव तुरंत भरने लगता है। अचानक सदमे से नीले बालों वाला योद्धा जड़ हो जाता है और घातक जवाबी हमले से बचने का समय भी नहीं मिल पाता। लेकिन ठीक जैसा उम्मीद था, जीन आखिरी पल में दखल देता है और उस विशाल वार को बिना किसी मेहनत के रोक लेता है। एक बार का घमंडी सार्स अचानक हकीकत की ठोकर खाता है और खेल अभी शुरू ही हुआ है। राक्षस पीछे कूदकर पिछले से 2 गुनी ताकत से फिर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन जीन उसे वार करने का मौका भी नहीं देता। बस हल्के से उंगलियां चटकाते ही वह राक्षस के शरीर में साफ साफ एक बड़ा छेद कर देता है। घमंडी सार्स यह शानदार नजारा देखकर स्तब्ध रह जाता है। थोड़ी देर बाद बाकी का ग्रुप पानी के किनारे की तरफ दौड़ता हुआ आता है। वे अभी सांस भी ठीक से नहीं ले पाए थे कि उनके मुंह फिर से खुल जाते हैं जब वे देखते हैं कि जीन एक हाथ से उस विशाल राक्षस को रोक रखा है, जबकि राक्षस पूरी ताकत लगाकर दबा रहा है। जीन को यह खेल अब बोर करने लगा था। जल्दी खत्म करने का फैसला करके वह सार्स को कमर से पकड़कर एक तरफ छलांग लगा देता है। जब कैमरा दूर जाता है तो हम देखते हैं कि विशाल राक्षस जीन की एनर्जी से पूरी तरह छेद दिया गया है। सार्स घबरा कर कहता है कि बड़े बड़े चमकदार हमले बेकार हैं अगर राक्षस बार बार रीजनरेट कर सकता है। लेकिन शुक्र है कि जीन ने इस बात को पहले ही ध्यान में रख लिया था। यहीं पर नैनो मशीनें काम आती हैं, जो सक्रिय रूप से राक्षस की सेल रीजनरेशन को नष्ट कर रही हैं। सार्स ने पहले जो नुकसान पहुंचाया था वह काफी था, लेकिन कट इतना उथला था कि राक्षस की हीलिंग शक्ति ओवरलोड नहीं हो पाई थी। अब सार्स लगभग मानसिक ब्रेकडाउन की हालत में है, यह सोचते हुए कि क्या यह निम्न प्रजाति वाला लड़का वाकई उनका रक्षक देवता हो सकता है। मजेदार बात यह कि जीन तुरंत मना कर देता है कि उसमें
में कोई दिव्य मूल नहीं है जो उसे इतना बड़ा खिताब देने लायक बनाए। जो बात वह पक्के तौर पर जानता है वह यह है कि उसके जीवित रहने का एकमात्र कारण भविष्य के लोगों की रक्षा करना और ठीक इन्हीं राक्षसों को मारना है। गुस्से में राक्षस गुर्राता है और अपनी विशाल पूंछ जोर जोर से घुमाता है। वह उस चपल हीरो को कुचलने की कोशिश करता है जो उसके बचाव से पानी की तरह फिसलता जा रहा है। जल्दी ही एक जीत वाली रणनीति बनाकर जीन राक्षस को पूरी तरह जमा देता है, उसे घने पीले बर्फ के क्रिस्टल में फंसाकर। जब वह घातक हमला तैयार कर रहा होता है जो राक्षस को चूर चूर कर देगा, तब वह सही से अपना परिचय देता है। वह खुद को मानवता की अपनी दुखद मूर्खता से जन्मा राक्षस बताता है। वह एक अवशेष है जो 10 करोड़ साल की नींद से गुजरकर बचा है, पृथ्वी को इस भयानक खतरे से साफ करने के लिए बनाया गया हथियार। सार्स ऐसी स्थिति में नहीं है कि समझ पाए कि यह आदमी क्या बड़बड़ा रहा है, लेकिन अभी उसके लिए सिर्फ एक बात मायने रखती है, क्या जीन अपने बड़े बड़े दावों को पूरा कर सकता है? बिल्कुल, जीन कर सकता है। आखिर वह असंख्य क्रूर और दर्दनाक प्रयोगों का नतीजा है, एक ऐसा हथियार जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मानवता के खून से सने इतिहास से जन्मा वह इस दुनिया में पहला, आखिरी और एकमात्र सच्चा इंसान बचा हुआ है। अपना परिचय पूरा करते ही जीन इतनी तेज और चकाचौंध करने वाली एनर्जी अटैक छोड़ता है कि राक्षस तुरंत जलकर राख हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और अपने हाथों को थोड़ा कष्ट देकर हाइप बटन भी दबा ही दो। यह बीम इतनी अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थी कि वह सीधे पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके स्पेस के खालीपन में घुस गई, जिससे उस कमीने के दोबारा बढ़ने का कोई भी मौका नहीं बचा। राक्षस के पूरी तरह मरकर राख हो जाने के बाद सार्स बोलने की हिम्मत भी खो बैठा। उसका फूला हुआ घमंड पूरी तरह उसके मुंह पर वापस थोप दिया गया था। इसी दौरान ग्रुप को कुछ पता नहीं चला, लेकिन झाड़ियों में छिपकर कोई व्यक्ति हमारे लड़के पर बहुत ध्यान से नजर रखे हुए था। यह रहस्यमयी औरत मूल रूप से झील पर रिपोर्ट किए गए नए प्रकार के आक्रमणकारी की निगरानी करने भेजी गई थी। उसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वह एक पूरी तरह अलग तरह के राक्षस को एक्शन में देख पाएगी। उसके हिसाब से राजधानी के होली नाइट्स के सबसे एलीट टॉप अधिकारी भी अकेले ऐसे विशाल खतरे के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। फिर भी यह अनजान युवक ने इसे बिल्कुल आसान काम जैसा बना दिया। जासूस इतनी ज्यादा उत्साहित थी कि वह अपनी उत्तेजना को रोक ही नहीं पा रही थी। वह जो कुछ भी देखी थी उसे अपनी गिल्ड को बताने के लिए बेताब थी। उसी दिन बाद में जीन आखिरकार अपने दोस्त कागुरा द्वारा छोड़े गए 10 लाख साल पुराने होलोग्राफिक मैसेज को सुनता है। उसका डिजिटल दोस्त शुरुआत में यह मानकर चलता है कि जब जीन यह मैसेज देख रहा होगा तब तक लाखों साल बीत चुके होंगे। इस इतने बड़े समय के अंतराल की वजह से कागुरा बेहद उत्सुकता से जानना चाहता है कि पृथ्वी का भविष्य कैसा दिखता है और क्या ग्रह का माहौल वाकई ठीक हो गया है। सीधे शुरुआत में ही वह बुरी खबर देता है, वे बुरे क्रैप्टर्स कभी पूरी तरह खत्म नहीं होंगे, भले ही दुनिया कितनी भी अच्छी तरह रिकवर कर ले। और सच कहें तो यह बात पहले ही साफ हो चुकी है, क्योंकि जीन ने अभी अभी एक से लड़ाई लड़ी थी। कागुरा बताता है कि जब जीन गहरी हाइबरनेशन में था तब वह खुद भी समय समय पर कोल्ड स्लीप में जाता था ताकि पूरी दुनिया में हो रहे धीरे धीरे बदलावों को देख सके। पर्यावरण की बहाली की वजह से करप्टर्स की कुल संख्या लगातार कम हो रही थी। दुर्भाग्य से जैसे जैसे पारिस्थितिकी तंत्र बदल रहा था, करप्टर्स भी उसके साथ साथ विकसित हो रहे थे। यह अनुकूलन एक स्पष्ट संकेत था कि दुनिया इस खतरे से कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएगी। इसका मुकाबला करने के लिए कागुरा बताता है कि उसने जानबूझकर नए उभरते जीवों में आनुवंशिक बदलाव किए थे ताकि उन्हें करप्टर्स का विरोध करने की क्षमता मिल सके, बजाय सिर्फ उनका शिकार बनने के। इसके अलावा कागुरा बताता है कि उसने हमारे लड़के के लिए एक बहुत बड़ा पावर अप छोड़ा है। हाँ, वह डरावनी सिरिंज जिसमें चमकता हरा तरल भरा है, ठीक वही है जिसे जीन को सीधे अपनी नसों में इंजेक्ट करना है। ऐसा करते ही
ही जीन के शरीर में तुरंत ऊर्जा की चमक और करंट दौड़ने लगता है। जिस सीरम को उसने अभी लिया था उसने उसे नैनो मशीनों के साथ 100% संगतता दे दी। जब एकीकरण पूरी तरह पूरा हो जाता है तो जीन को पागलपन वाली क्षमता मिल जाती है कि वह नैनो मशीनों के जरिए भौतिक वस्तुओं को बना सकता है। सबसे अच्छी बात यह कि यह अपग्रेड सिर्फ हिमशैल का ऊपरी सिरा था। उसके पुराने दोस्त ने बताया कि उसने दुनिया भर में ऐसे ही और पावर अप छिपा कर रखे हैं। उसने जानबूझकर उन्हें एक जगह पर नहीं रखा था ताकि अगर करप्टर्स किसी सुविधा को नष्ट कर दें तो सब कुछ एक साथ खत्म न हो जाए। इसके अलावा यह खोज का खेल जीन को पूरी दुनिया में घूमने और नए दुनिया की शानदार सुंदरता को खुद देखने का मौका भी देगा। कागुरा मानता है कि उसे नहीं पता कि इस दूर के युग में करप्टर्स किस तरह का खतरा बनेंगे, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि भविष्य उस पुराने अंधेरे विनाशकारी युग से कहीं ज्यादा उज्जवल है। मैसेज आगे बढ़ते हुए होलोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाता है कि उस गरीब वैज्ञानिक ने समय के साथ कितना बूढ़ा हो गया। यह एक मीठा कड़वा पल था जब कागुरा गहरी उदासी के साथ कहता है कि वह खुद इस खूबसूरत बहाल हुई दुनिया को कभी देख नहीं पाएगा। आधिकारिक रूप से मशाल सौंपने और भविष्य की जिम्मेदारी जीन को देते हुए मैसेज ठीक समय पर खत्म हो जाता है। हाकामा और बाकी ग्रुप अपने तथाकथित रक्षक देवता को ढूंढते हुए आ पहुंचते हैं। वह और कोआला लड़का दानपो उसे गांव वापस खींच कर ले जाने आए हैं क्योंकि पूरी बस्ती उत्सुकता से उसका इंतजार कर रही है। वापस जाते समय जीन की तेज नजर हाकामा के गले में लटक रही एक पुरानी रिसर्च फैसिलिटी की एक्सेस की पर पड़ती है। जिज्ञासावश वह उस पेंडेंट के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि उसे यह कैसे मिली। हाकामा बताती है कि बहुत समय पहले एक अद्भुत व्यक्ति ने उसके पूर्वजों से कहा था कि इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहे, इसे सुरक्षा का तावीज मानकर। किंवदंती थी कि अगर गांव पर कभी बड़ा खतरा आ जाए तो यह कि ठीक उसी रक्षक देवता को बुलाएगी जो उन्हें बचाने आएगा। यह सुनकर जीन बहुत भावुक हो जाता है। उसे बेहद खुशी होती है कि उसके दोस्त ने उसके लिए इतनी अद्भुत मेहनत और तैयारी की थी जिससे वह कागुरा का गहरा ऋणी महसूस करता है। गांव के बीचों बीच पहले से ही पूरा पार्टी का माहौल बन चुका था। सब लोग खाने पीने में व्यस्त थे। तभी बच्चे अपने रक्षक देवता को फिर से सबके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन जैसे ही गांव के वयस्क लोगों ने एक निम्न प्रजाति वाले जीव को देखा, माहौल थोड़ा बदल जाता है। वे तुरंत गॉसिप करने लगते हैं। उनकी संकीर्ण सोच के हिसाब से एक सामान्य जैविक प्राणी के लिए लीजेंडरी रक्षक देवता का खिताब पाना बिल्कुल समझ से बाहर था। जैसे ही वे जोर जोर से हमारे लड़के की क्षमता पर सवाल उठा रहे थे, सार्स अचानक खड़ा हो जाता है और पूरे समूह पर भड़क पड़ता है कि वे अपने रक्षक पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। वह इतना आगे तक चला जाता है कि कुछ लोगों को अच्छे खासे मुक्के भी जड़ देता है। आखिरकार ये ढोंगी वही कायर थे जो खतरा दिखते ही भाग खड़े हुए थे। इस उलट पुलट देखकर हाकामा और दानपो को सार्स से निकलती भारी ढोंग की बदबू साफ महसूस हो रही थी। आखिरकार कुछ घंटे पहले सबसे पहले यही सार्स था जिसने जीन की ताकत पर सबसे ज्यादा हंसी उड़ाई और शक किया था। गांव की दादी आगे बढ़कर जीन से खुद बात करती हैं। वह बेहद आनी महसूस करते हुए पूरे बस्ती की तरफ से उसे अपना गहरा धन्यवाद देना चाहती है। हकीकत यह थी कि अगर उसकी समय पर मदद न होती तो आज यहाँ कोई भी जिंदा नहीं खड़ा होता, पूरा गांव राख हो चुका होता। हमारे लड़के ने जैसे हमेशा की तरह तारीफ को हल्के में उड़ा दिया और कहा कि यह तो उसका काम ही था। फिर भी उसे पता था कि ये लोग उसे बिना कुछ दिए जाने नहीं देंगे। सामान या दौलत मांगने की बजाय उसने कुछ ज्यादा कीमती चीज मांगी, जानकारी। जीन को इस दुनिया की मौजूदा स्थिति की पूरी विस्तृत जानकारी चाहिए थी। दुर्भाग्य से एक छोटे से अलग थलग गांव वाले इतने बड़े भू राजनीतिक सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं थे। सही जवाब पाने के लिए उन्होंने उसे कोसिया के राजा वाली राजधानी जाने की सलाह दी, क्योंकि वहां दुनिया भर के लोग आते जाते हैं, इसलिए वहां ग्लोबल मामलों और जरूरी खबरों का बड़ा केंद्र है। उन्होंने बताया कि उनके कोडामा गांव के व्यापारी अक्सर वहां जाते हैं। वे लकड़ी के रेशम के कीड़ों से बने खास सामान बेचने जाते हैं। राजधानी जाने वाली सड़क लंबी और खतरनाक है, लेकिन दादी का मानना था कि जीन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि वह औसत आदमी नहीं है। उसने हाकामा को उसका आधिकारिक गाइड बनाने का फैसला किया।
कहा कि जीन उसे साथ ले जाए क्योंकि वह पहले से ही राजधानी जाने की योजना बना रही थी। क्योंकि हाकामा उन कुछ खास लोगों में से एक है जो दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए वह जादू सीखने वाली मशहूर अकादमी में दाखिला लेना चाहती है। जीन को यह जानकर सचमुच सरप्राइज हुआ कि इस युग में भी औपचारिक शिक्षा संस्थान मौजूद हैं। अचानक साफ हो जाता है कि हमारे लड़के को एक बहुत जोरदार और वफादार प्रशंसक मिल गया है। सार्स उत्साह से आगे बढ़कर कहता है कि वह रक्षक देवता का पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर उनके साथ यात्रा करेगा। बुजुर्ग महिला तुरंत उसे रोक देती है और याद दिलाती है कि उसके पास राजधानी जाने का कोई कारण ही नहीं है, लेकिन सार्स जोर देकर कहता है कि उसके पास वजह है, वह होली नाइट ऑर्डर में शामिल होने वाला है। दादी को यह सिर्फ ख्वाब लगता है। वह बेरहमी से कहती है कि सार्स बेसिक अकादमी में भी एडमिशन नहीं ले पाया था, तो एलीट नाइट ऑर्डर में जाना तो बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर जीन को झटका लगता है। क्योंकि सार्स दिव्य शक्ति वाला है, इसलिए जीन ने सोचा था कि उसे आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। हाकामा उसे असली बात बताती है। वहाँ एक लिखित परीक्षा अनिवार्य है जो मूर्खों को छांटने के लिए बनाई गई है, और सार्स अपनी मूर्खता का शिकार हो गया था। मजाक मजाक में भी जीन को इस होली नाइट्स नामक एलीट क्लास के बारे में और ज्यादा जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी। इसी बीच दृश्य गांव से हटकर एक भारी कवच वाले नाइट पर चला जाता है। वह सुनकर स्तब्ध रह जाता है कि कोडामा गांव के इलाके में आतंक मचाने वाला विशाल आक्रमणकारी पहले ही पूरी तरह नष्ट हो चुका है। यह बड़ी खबर देने वाली वही जासूस लड़की थी जो झाड़ियों से पूरे झील वाले युद्ध को देख रही थी। नाइट उससे एक बार फिर फैक्ट्स कंफर्म करने को कहता है और लड़की बिना एक पल हिचकिचाए अपनी बात पर अड़ी रहती है। होली नाइट को आज तक यकीन नहीं हो रहा था। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उनके एलीट ऑर्डर के बाहर भी कोई इतने बड़े स्तर के राक्षस को अकेले मार सकता है। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला पार्ट। अगले एपिसोड के लिए चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ इसका अगला एपिसोड बनाने। बाय। यह वायुमंडलीय नैनो मशीनों ने वाकई इन राक्षसों